ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स। वैसे थर्मोडायनेमिक्स वर्ड सुना सुना सा तो लग सकता है, एम आई राइट? यस और नो? यस सर। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में चलो अगर आपसे कोई पूछे कि आप कुछ बातें बताइए क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, तो आप क्या क्या बता सकते हैं, तो वहां से अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यस, एनी आइडिया, एनी गेसेस? ये थर्मोडायनेमिक्स है ऐसा मुझे आप आइडेंटिफाई करके बताइए, या ऐसा ऐसा आता है वो थर्मोडायनेमिक्स है, तो अपना काम हो जाएगा। चलो कोई एक स्टेटमेंट बताए कि मेरे हिसाब से ये थर्मोडायनेमिक्स है। चलो खुशल आपसे स्टार्ट करते हैं। से समथिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट डू यू मीन एज ए थर्मोडायनेमिक्स? आपके कॉन्टेक्स्ट में क्या है थर्मोडायनेमिक्स? टेम्परेचर ऐसा कुछ रिलेटेड। ओके, स्नेह आपके टर्म में क्या है थर्मोडायनेमिक्स? थर्मल क्वांटिटीज के रिलेटेड। ओके चलेगा। व्याख्या आपके हिसाब से क्या है थर्मोडायनेमिक्स? हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड। दौड़ेगा। हरदी आपके हिसाब से क्या है थर्मोडायनेमिक्स? Sir, heat equations and types of heat equations. हीट इक्वेशंस, दैट इज नाइस वर्ड। यस निशांत, आपको पता है कि हीट इक्वेशंस जैसा एक वर्ड यूज किया गया है, तो क्या इक्वेशंस आते हैं? इट्स ए गुड पॉइंट। वैसे केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स कुछ कुछ पढ़ा हुआ है। चलो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कोई लॉज आते हैं, उसके बारे में कुछ पता? हाँ सर, आते हैं। आते हैं सर। हाँ, आप कोई भी नाम, चलो निशांत तू स्टार्ट कर, कौन सा आता है? थर्मोडायनेमिक्स का लॉ चलेगा, केमिस्ट्री में आता है, फिजिक्स में आता है, ऐसा मत सोचिए, ताकि साइंस के लिए तो सब कुछ एक ही है। वो तो हमने ऐसा बाइफरगेट किया है, केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या वगैरह वगैरह वगैरह। यस नहीं, तू बता U इज कौन इक्वल सा? टू Q प्लस W। ओके, U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो मैं W तो मान लो वर्क डन है, U Q में ये मान चेंज इन एंथैल्पी है और Q चलो चेंज इन एंथैल्पी है, हीट है। और ओके चलो, गुड 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 गुड। ओके चलेगा। तो क्या आपने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ा कि दैट्स समथिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, ऐसा कोई वर्ड आया था? यस सर। यस सर। Who will explain or who will give an example of this is a system and this is a surrounding? ऐसा कोई एग्जांपल देना चाहेगा? सिस्टम सराउंडिंग क्या हो सकता है, तो कि वहां से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा। सर वो जगह जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे सिस्टम कहते हैं, और वेरी गुड, जो भी जगह है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे बाहर सब कुछ सराउंडिंग कहते हैं। वेरी गुड। कोई एग्जांपल? सर केमिस्ट्री में तो ऐसा था कि एक बीकर है जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो बीकर सिस्टम है, और उसके बाहर ट्राइपॉड और वो सब सिस्टम है, बाकी सब कुछ सराउंडिंग है। हाँ तो चलेगा ना, तो सिस्टम सिस्टम होता है, सराउंडिंग सराउंडिंग होता है। ओके, सपोज इफ आई से सिस्टम, तो सिस्टम मींस व्हाट? तो कि जो कुछ भी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो सिस्टम है। दैट्स वी कॉल्ड एज ए एजुकेशन का सिस्टम, पॉलिटिक्स का सिस्टम, कोई भी ऑफिस का सिस्टम। सिस्टम तो सिस्टम होता है ना, हर एक चीज अपने तरीके से चलता है, दैट वी कॉल्ड एज अ सिस्टम। उसके आजू बाजू का जो भी होता है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग का एक बेटर आंसर या तो बेटर वर्ड हो सकता है एनवायरमेंट। ओके, सो समटाइम्स वी सी दैट कि वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा है, वहाँ का मतलब समटाइम्स दे यूज दैट काइंड ऑफ वर्ड। अगर आपने कहीं से सुना हो कि XYZ कंपनी का एनवायरमेंट अच्छा है, मतलब क्या ऐसा होता है कि वो कंपनी है वैसे खुले में है, जंगल के बीच में, वैसे एनवायरनमेंट की बात करते होंगे? नो सर। तो वहाँ पे वो आदिवासी जैसे लोग आते होंगे, तो कि दे नेचर लवर, ऐसा होता होगा? नहीं Why? सर। हाँ, नहीं सर। तो उसका मतलब क्या कि उस कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा है, उसका मतलब क्या? मतलब सर वहाँ पे काम काम करने करने का में माहौल मजा अच्छा है। काम करने में मजा आता है। हाँ, तो उसका शायद कोई काउंटर ऐसा भी कर सकता है कि एक्सक्यूज मी, हम काम करने जाते हैं, मजा लेने नहीं जाते हैं। ओके, तो बंदा ऐसा कहता है कि नहीं, मजा करते करते अगर काम करेंगे तो काम अच्छा हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई। ओके, तो अगर कहीं पे आपने सुना हो कि भाई XYZ फॉर एग्जांपल गूगल कंपनी है या तो फेसबुक है,
तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, हर किसी का अपना अपना स्पेस होता है, हर कोई ऐसे बैठ सकता है, अपना काम कर सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो भी एक सिस्टम, एक सराउंडिंग की ही बात हुई। उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी एक सिस्टम एंड सराउंडिंग होता है। हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं और केमिस्ट्री में आप केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसा हमें समझना है कि यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कहूँ कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे अंदर का टेम्परेचर बाहर पे इफेक्ट नहीं करता, बाहर का टेम्परेचर अंदर पे इफेक्ट नहीं करता। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एनी आइडिया, एनी गैसेस? थर्मल फ्लास्क। Thermal flask. ओके, तो थर्मल फ्लास्क है, उसमें ऐसा रहता है, गरम गरम रहता है, राइट? सर आपका वॉइस लैग हो रहा है बीच में। पर अगर मान ओके कि अगर मान लो हम थर्मल फ्लास्क की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपने उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, ठीक है, तो बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, अंदर का टेम्परेचर ठंडा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर यूज दैट थर्मल फ्लास्क फॉर अ हॉट टी, बाहर कितना भी ठंडा हो पर अंदर की चाय कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। Yes, sir. ओके, तो थर्मल फ्लास्क जो है दैट इज वर्क एज ए सिस्टम एंड अदर थिंग इज जस्ट वर्क एज ए सराउंडिंग। तो उसको लेकर यहाँ पे कुछ लॉ आएंगे, जिसमें सबसे पहला लॉ यहाँ पे आता है जिसको कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ तो कैसे आएगा? तो ये इसलिए यहाँ पे जीरोथ ऐसा वर्ड यूज किया गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, वहां पे जो हम ऑब्जर्व करते हैं उससे भी काफी एक बेसिक प्रॉपर्टी का डिस्कशन भी साइंटिस्ट के ध्यान में आया, एंड दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ आपने जो समझा हुआ है वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ पे हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लो देयर आर टू बकेट्स, वन इज फील्ड विद द हॉट वाटर, अनदर इज फील्ड विद द कोल्ड वाटर, मतलब नॉर्मल वाटर, तो क्या आप ऐसा हाथ डालकर जज कर सकते हैं कि कौन से बकेट का टेम्परेचर कितना है? हाँ नो सर। हाँ, इतना पता चलेगा कि कौन गर्म है और कौन ठंडा है। ये नहीं पता चलेगा कि उसका टेम्परेचर कितना है, राइट? अब फॉर एग्जांपल गर्म पानी का बकेट भरा हुआ है, अभी विंटर चल रहा है पर बहुत ज्यादा गर्म है, तो वो नहाने में यूज नहीं कर सकते, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग नॉर्मल वाटर। ओके, तो नॉर्मल वाटर को ऐड करने का पर्पस क्या है और नॉर्मल वाटर ऐड करने से होता क्या है? चलो, दो क्वेश्चंस मैंने पूछे। इक्विलिब्रियम बैलेंस होता है, ओके मतलब परफेक्ट टेम्परेचर ऑफ पानी मिलता है जो हमें चाहिए वैसा। ओके, हमें चाहिए ऐसा। ओके, तो हो सकता है हर एक का बॉडी का जो सहन शक्ति है, ओके, टॉलरेंस है, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो हर कोई अलग अलग टेम्परेचर चाहता है। बट एज वी आर एडिंग ए नॉर्मल वाटर, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ऑफ दैट हीट? क्या गर्म पानी ठंडा होगा या ठंडा पानी गर्म होगा? सोच कर जवाब दीजिएगा। ठंडा पानी गर्म होगा। ठंडा पानी गर्म ठंडा होगा। पानी गर्म। पर्पस क्या है ठंडा पानी ऐड करने का? गर्म पानी को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे ला। हाँ, अब वैसे कोई कह सकता है कि नहाना हमारा पर्पस है, दैट इज ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, पर माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर मान लो गर्म पानी के अंदर ठंडा पानी ऐड करें तो उसका पर्पस ये है कि उस टेम्परेचर को हम डाउन कर सके, राइट? बट एज वी आर एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर और ए नॉर्मल वाटर, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। मतलब गर्म पानी अपना जो हीट मॉलिक्यूल्स है वो ठंडे पानी को दे देगा। तो फॉर एग्जांपल आपने एक टम्बलर भरकर, गिलास भरकर आपने ठंडा पानी ऐड किया, तो ठंडा पानी तुरंत, कि आपको वो ठंडा पानी जो भी ऐड करोगे वो सेंस होगा थोड़ी देर के बाद अंदर की ठंडा पानी डाला था वो, ऐसा नो नहीं? सर।
No. तो कैसा बन चुका होगा, गर्म, मिक्स हो गया ना, तो अपने को पता नहीं चला। पर हाँ, if we are adding a more and more cold or the normal water, we feel the overall effect जो है वो उसमें चेंज हो रहा है। पर जो ठंडा पानी डाला वो ठंडा कहीं पे अब दिखता नहीं है। तो उसका मतलब नहीं है। है कि हीट ट्रांसफर हो गया फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो उसको आप ऐसा समझ सकते हैं, हीट मॉलिक्यूल्स लूज हीट एंड कोल्ड मॉलिक्यूल्स गेन हीट। एक ने हीट दिया, एक ने हीट लिया। ओके उसको भी आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा है, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। यस एनीवन यस सर, रिमेंबर? हाँ सर, Yes, पढ़ा है। sir. तो कोई बताएगा वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम? अपने केमिस्ट्री में कुछ बताया था, कोई वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ होता है? हाँ सर। तो कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। पक्का, या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके स्टेटमेंट के साथ कि आधे को सही याद ही है। नहीं है कि अपने को सही है। ऐसा नहीं है ना? ओके चलो स्नेह, तो फिर से रिपीट करो, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। ये आता आप में से कौन बताएगा व्हाई वी आर टेकिंग वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव एंड व्हाई वी आर टेकिंग वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव? अब ये मत कहना कि हम केमिस्ट्री में याद रखते हैं ऐसा क्यों होता है ना, वो सिर्फ आप ही पूछते रहते हो, केमिस्ट्री वाले सिर्फ बताते रहते हैं कि हाँ बस ऐसा होता है। ओके हर एक के पीछे कोई ना कोई तो रीजन होता होगा ना। सर वो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, हाँ सर मतलब उसमें सिस्टम वो हीट लूज करता है इसलिए वो नेगेटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है उसमें सिस्टम हीट गेन करता है तो इसलिए वो पॉजिटिव होता है। फिर से रिपीट करेंगे ताकि आधे लोग कंफ्यूज हो गए। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसने क्या किया? उसने आर यू नॉट एग्री? नहीं सर, वो फिर क्यों क्या होगा फिर? ये वो अगर हीट तो वो लॉस और गेन कर रहा है तो फिर वो क्यों तो हमने डिफाइन किया है ना अलग से। वर्क डन अलग चीज है। ओके तो चलो कोई बात नहीं, पर मैं इतना मान लेता हूं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सॉरी मैं भूल गया, कैसा वर्क डन बाय द सिस्टम? नेगेटिव। Negative. वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। Positive. ओके। तो केमिस्ट्री को आपको कुछ अच्छी तरह से अब याद है। अब यहाँ पे फिजिक्स अपना रोल स्टार्ट करेगा। फिजिक्स इससे थोड़ा सा उल्टा कहेगा, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके पर हाँ उसमें आप थोड़े से ध्यान रखेंगे तो परफेक्ट पता चल जाएगा कि हमारा उसमें पॉइंट क्या है। एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि जब फिजिक्स के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जैसे आपने कहा था हीट आना, टेम्परेचर आना वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे प्रेशर की प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम की प्रॉपर्टीज, हम टेम्परेचर को देखेंगे और उसके हिसाब से हम थर्मोडायनेमिक्स की टर्म को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ओके यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, डिफाइन द थर्मल इक्विलिब्रियम, हाउ इज इट अटेन्ड। तो इक्विलिब्रियम में होना, जैसे अभी हमने कहा था गर्म पानी के अंदर ठंडा पानी ऐड करते जाओ, या मान लो आधा बकेट ठंडे पानी से भरा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब इतना ठंडा है कि उससे हम हाथ पग नहीं धो सकते हैं, मतलब हाथ मुंह नहीं धो सकते हैं, बहुत ठंडा है तो क्या करना, नॉर्मल करने के लिए गर्म पानी ऐड करेंगे। गर्म पानी ऐड करेंगे। तो उस केस में भी ऐसा होगा कि गर्म पानी अपना ही ठंडे पानी को दे रहा है। ओके तो अगर आप गर्म पानी में ठंडा डालो या ठंडे पानी में गर्म डालो, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इतना क्लियर सबको? यस। इक्विलिब्रियम में आना मतलब क्या, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाना। अब उसको लेकर यहाँ पे एक पहला, ये आगे के क्वेश्चन है, दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टोरीज बताता रहूंगा। ओके यहाँ पे ऐसा कहा हुआ है, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहे हो तो, एक वर्ड लिया हुआ है एडियाबैटिक वॉल और एक को लिया हुआ है डायाथर्मिक वॉल। ये वर्ड भी शायद आप लोगों ने सुने होंगे, एडियाबैटिक यस सर। Yes, sir. ओके एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? सर हीट फ्लो नहीं हो Heat सकती। constant. वेरी गुड।
तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एडियाबैटिक वॉल इट इज समथिंग लाइक इंसुलेटिंग वॉल, इंसुलेशन कर दिया। तो एडियाबैटिक वॉल है तो ए और बी के बीच का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बाकी तो कोई एक्सचेंज करना ही नहीं है कुछ। बट डायाथर्मिक यानी थर्मल के बीच का कोई लेयर है, तो यहाँ से ए अपना हीट बी को देगा, बी अपना हीट ए को देगा, मतलब जो हायर वाला होगा वो अपना हीट लोअर वाले को दे देगा और अपने आप क्या करेगा, टेम्परेचर को बैलेंस करने का ट्राई करेगा। आई होप इट दैट्स क्लियर। तो एडियाबैटिक वॉल में ए और बी का टेम्परेचर सेम नहीं होगा और ए और बी में टेम्परेचर उसका सेम हो जाएगा। क्लियर आइडिया? ओके तो अब यहाँ पे ऐसा हमें समझना है। वैसे ये सिर्फ सिंपल सा आइडिया था कि अगर हम दो ऐसे ए और बी अलग अलग सिस्टम हो, उसके बीच में डायथर्मिक तो ए अपना टेम्परेचर बी को देगा, बी अपना टेम्परेचर ए को देगा, ऐसा कहा जाता है। बट एग्जैक्टली अगर हम उसको सही मायने में देखें तो एग्जैक्टली क्या होता होगा, तो कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो जिसका टेम्परेचर कम है उसको सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर करेगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस सर। ओके गरम ठंडा, ठंडा गरम, नो। ए बी को देगा, बी ए को देगा, नो। अगर ए का टेम्परेचर ज़्यादा, ए का हीट ज़्यादा, तो ए क्या करेगा, बी को हीट देगा, उसमें बी कुछ नहीं करेगा, नो एक्सचेंज। ओके वो एक्सचेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा समझना है। अगर ए ठंडा है, बी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ए चुपचाप बैठेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो उसी से आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर ऐसा ये लिखा हुआ है यहाँ पे डब्ल्यू आना चाहिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके अभी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, अभी यहाँ पे जो आपको फिगर दिखाया था उसी के जैसा एक छोटा सा पॉइंट हमें समझना है। अब ध्यान देखिएगा और उसको ऑब्जर्व करिएगा कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि अगर मान लो हमारे पास 3 अलग अलग सिस्टम हमने यहाँ पे लिए होते, जिसको हम कहते हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और यहाँ पे भी वही सेम टू सेम सिचुएशन में लेना चाहता हूँ। ओके पर इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से कह देते हैं कि यहाँ पे इसके बीच में ये रेड कलर का एक लेयर बना देता हूँ यहाँ पे। ओके और वही लेयर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो थोड़ा अपने को अलग अलग दिखेगा। सो पर्पस क्या है मेरा ऐसा करने के पीछे, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो रेड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, रेड को मैं यहाँ पे कह देता हूँ डायाथर्मिक। ओके और ब्लैक जो है उसको मैं कह देता हूँ, ये वाला जो है एडियाबैटिक। ओके और इसको हम कह देते हैं डायाथर्मिक। तो डायाथर्मिक यानी एक सेंस में आप ऐसा समझिए कि ये वन काइंड ऑफ कंडक्टर बना, एडियाबैटिक यानी एक टाइप का कैसा बना, इंसुलेटर बना, राइट। तो ए और बी टेम्परेचर को या हीट को एक्सचेंज नहीं करेंगे, पर हाँ ए और सी एक्सचेंज करेंगे, हाँ या ना? यस सर। बी और सी एक्सचेंज करेंगे, हाँ या ना? हाँ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ सी बिकम्स इक्वल, यस और नो? यस सर। क्या ऐसा भी हो सकता है टेम्परेचर ऑफ बी एंड टेम्परेचर ऑफ सी आल्सो बिकम्स इक्वल? यस सर। पर आपका मैथ का नॉलेज इसके हिसाब से अब क्या कहता है? टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू B is equal. टेम्परेचर ऑफ बी। कह सकते हैं ऐसा? ओके हाँ यार ऐसा भी कह सकते हैं, जबकि उन दोनों के बीच में कैसा वॉल था, एडियाबैटिक। जहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा था। वैसे यहाँ पे टेम्परेचर कहना थोड़ा सा सही नहीं होता है, पर आप तो ये जल्दी समझो इसलिए मैंने टेम्परेचर बताया। बाकी तो हमारा पर्पस ऐसा कहना है कि हीट बिटवीन ए एंड सी, हीट बिटवीन बी एंड सी दैट बिकम्स इक्वल, दैट्स व्हाई हीट बिटवीन ए एंड बी दैट इज आल्सो इक्वल। पर हीट को हम समझे उससे टेम्परेचर हमें जल्दी समझ में आता है, पर इसको आप हीट के कॉन्टेक्स्ट में ही समझने का ट्राई करिएगा, सो दैट इज मच बेटर फॉर यू। हाँ वैसे यहाँ पे दिया टी बी ऐसा ही दिया जाता है, पर समझना अपने को हीट एक्सचेंज से है। अब मान लो टी ए और टी बी इक्वल हो चुका है,
अब मैं ये जो दोनों के बीच का वॉल है ना उसको मैं एक्सचेंज कर दूं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डायाथर्मिक और यहाँ पे मैं ले लूँ एडियाबैटिक, मतलब ए और बी इक्वल हो चुके हैं। ओके, अब इक्वल होने के बाद अगर मैं इसके बीच में डायाथर्मिक वॉल रखूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, ताकि ऑलरेडी वो दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ऐसा समझा जाता है। If we have a system of three different systems, if one system is equilibrium with the third one and second is also equilibrium with the third one, we can say that first and second also in the equilibrium with each other. मतलब ऐसी तीन सिस्टम हो, अगर कोई एक के साथ बाकी की दो अगर इक्विलिब्रियम होती है तो दोनों भी अपना एक इक्विलिब्रियम में आ ही जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द वेरी 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 सिंपल पॉइंट। ओके, कि अगर मान लो ऐसा कुछ होता कि ऐसा आप समझिए कि मैंने थर्मो फ्लास्क था, उसके अंदर गर्मा गर्म चाय रखी, पर उसका कैप मैंने खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा? चाय ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। पर अगर मैं ऐसा कहूँ यार वॉल जो है वो तो थर्मोफ्लास्क था, वॉल में तो जो वॉल था ना वो तो हीट एक्सचेंज नहीं करने वाला था, तो आप कहोगे सर वॉल था वहां पे चाय के कांटेक्ट में था, वो बरोबर है, पर हीट थोड़ी ना ऐसा समझता है। ओके, हीट तो अपने आप जहाँ पे जगह मिली वहां से चला गया। समटाइम्स इट हैपन कि आप जो यूज करते हो वो फ्लास्क अगर मान लो थोड़ा पुराना है, 2-4 बार 5 बार 7 बार बुरी तरह से गिरा है, तो हो सकता है उसके अंदर आप गर्म चाय रखो या कुछ भी ठंडा रखो तो आधे एक घंटे में नॉर्मल आता है। ओके, तो हम किसी को बताते हैं तो ऐसा कहता है वो शॉपकीपर कि यार इसका वैक्यूम है वो खत्म हो चुका है। मतलब क्या? तो कि अब ये सही तरह से फ्लास्क के जैसा काम करेगा नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो यस सर। यहाँ पे समझने जैसा पॉइंट है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बनेगा उसको हम यहाँ पे कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो यहाँ पे ऊपर से वो फिगर विगर दिखाया, ओके, ये वाला था। यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल हो, डायाथर्मिक वॉल हो, AC और BC का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ए और बी के बीच में भले ही एडियाबैटिक वॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हीट एक्सचेंज AB ना करे तो भी TA TC TB TC वो सब इक्वल हो जाएगा, तो उसका काम हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? समझ में आई भाई? यस सर। Now, zeroth law is basically considered as a modern concept of temperature, follow the zeroth law of thermodynamics. So this law we consider as there exists a scalar quantity called temperature, which is a property of all thermodynamic system such that temperature equality is a necessary and a sufficient condition for thermal equilibrium. यहाँ पे ऐसा इसलिए कहा कि हम जब भी कुछ बात करते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, जैसे आपको पूछा था कि थर्मोडायनेमिक्स मतलब आप क्या समझते हो, तो सब लोगों ने ऐसा घुमा फिरा कर या तो सीधा सीधा डायरेक्ट एक ही बात बताई कि भाई थर्मोडायनेमिक्स जिसको हम समझते हैं उस थर्मोडायनेमिक्स का हम मतलब तो यही करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स यानी समथिंग रिलेटेड विथ टेम्परेचर। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, यस, तो ये थोड़ा सा मैं कुछ सही करना चाहता था पर कुछ बिगड़ गया, दैट्स ओके। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब जो हमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1 सेकेंड। हाँ भाई, जीरोथ लॉ था समझने के लिए था, फर्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए था, ये जनरली पूछा नहीं जाता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ से कुछ कुछ बातें हैं थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होगी। ओके, ये पूरा चैप्टर है ना उसमें सिर्फ बातें डिस्कशन ही आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम? इज इट अ स्टेट वेरिएबल? एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस? हु विल टेल मी व्हाट इज आइडियल गैस?
आइडियल गैस का मतलब क्या है? ऐसा सुना होगा वो ना गैस जो आइडियल पीवी गैस। इज इक्वल्स टू एनआरटी फॉलो करता है। वेरी गुड। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। फॉर्मूला के लिए 3 और लॉ थे, वो याद हो तो। चलो हिंट दे देता हूँ। एक लॉ बी से स्टार्ट होता है, एक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गay-Lussac's लॉ। यस, तो बॉयल्स लॉ का क्या रिक्वायरमेंट था, तो किसको बॉयल्स लॉ कह सकते थे? P1 V1 is P1 equals to P2 V2. P2 V2। प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन। ओके वेरी गुड। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ जहाँ पे P1 upon T1 is equals to V2 upon T2. ओके, तो चार्ल्स लॉ जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो जब भी हमें कोई पूछता है तो अपने को ये पता होना चाहिए कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है और बाकी की दो क्वांटिटी का क्या रिलेशन है। बॉयल्स लॉ पता है, चार्ल्स लॉ पता, तो गैलियो का अपने आप पता चल जाएगा। तो अगर कोई गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है तो उसको हम आइडियल गैस कह सकते हैं। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? तो कि फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंटेनर लिया विच इज फिल्ड विथ सम गैस। ओके, उसके अंदर आपने कोई गैस फिल करके रख दिया। तो जैसे उसके अंदर कोई गैस फिल करके रखा हुआ तो गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करेंगे, हाँ या ना, कि चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं सर, करेंगे। करेंगे। अब मान लीजिए कि वो कंटेनर को मैं हाथ में लेकर भाग रहा हूँ, तो पूरा कंटेनर का भी काइनेटिक एनर्जी होगा, हाँ या ना? यस सर। कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका भी काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? यस सर। इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, कि जब हम कुछ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। मतलब अगर हम कुछ प्रोसेस करें या ना करें, वो डाइजेशन का प्रोसेस चलता है कि नहीं चलता है? ओके, अगर मान लो कभी कोई बीमार हो और कोई बड़ी सी वो टैबलेट निगलने की ट्राई करे और मान लो गले में फंस जाए, ऐसा उसको लगे कि यार ये दवाई इधर है, अगर वैसे जंप करेगा तो क्या वो दवाई नीचे आ जाएगी? ऐसा होगा? नहीं सर। हाँ, हम फिजिकल से ट्राई करते हैं, अरे यार ये दवाई फंस गई, अब इधर मारने से तो दवाई नीचे नहीं जाएगी ना। सेम लाइक दैट, खाना खाने के बाद क्या कभी हम ऐसे जंप करते हैं? नहीं सर, नहीं करते। कोई पूछेगा ऐसा क्यों कर, अरे डाइजेशन थोड़ा नीचे। नो। हाँ, अगर कोई छोटा बच्चा ऐसा जंपिंग था, कि छोटे बच्चे तो कभी शांत रहते नहीं, अगर वो जंप करते हैं तो भी बड़े कहते हैं कि भाई ऐसा मत कर, ऐसा करने से या तो खाना बाहर आ जाएगा या तो पेट में दर्द होगा। एम आई राइट? यस तो सर। यही यहाँ पे परफेक्ट एक एग्जाम्पल या तो एक परफेक्ट रिलेशन आप सोच सकते हैं कि if any container filled with the gas, that gas molecules have some kind of a kinetic energy or some kind of potential energy, पर वो जो कुछ भी है वो उसके सिस्टम के अंदर रहता है। ओके, उस वजह से उसके टेम्परेचर में या प्रेशर में कुछ भी चेंज होता रहता होगा या तो हो सकता है। ठीक है, यस दिव्यांश, एनी क्वेश्चन और वॉइस लेगिंग? सर बहुत ज्यादा लैग मार रहा है, और सर अभी आपका मतलब आपके 4-5 लाइन एक साथ ऐसे फुल स्पीड। The internal energy of a system is the sum of molecular kinetic and potential energy in the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest. ये पूरा का पूरा है ना, उसको थोड़ा फिजिक्स का प्यार थोड़ा ज्यादा है ऐसा हम कह सकते हैं, और उसको आप एक सिंपल टर्म में समझो। Internal energy means if I take a gas in one container, that gas possesses kinetic as well as potential energy, दोनों का एडिशन, उसको आप कह सकते हो इंटरनल एनर्जी। खत्म हो गई बात। The molecules of a real gas exert a mutual force of attraction on one another. Of course, बहुत सिंपल सी बात है। Hence, they possess a intermolecular potential energy. It's something like that कि अगर मान लो कोई एक रूम है, वहां पे आपने रूम स्प्रे किया, तो जनरली ऐसा होगा कि रूम के कोने कोने में उसका फ्रेग्रेंस आएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes sir.
अगर मान लो आपके घर में पापा को या आपका कोई बड़ा भाई बहन या मम्मी को किसी को भी अगर रोज सुबह परफ्यूम लगाने की आदत हो या डिओड्रेंट वॉट एवर, तो जब भी वो स्प्रे करेगा तो पूरे घर के अंदर उसका फ्रेग्रेंस फील होगा, हाँ या ना? यस सर। ऐसा तो हाँ, होगा सर। नहीं कि घर से लगा के निकलते तो फटाफट निकल जाएंगे, तो ऐसे कोई वो फ्रेग्रेंस को ऐसे दबा के चले गए ताकि घर वालों को पता ही ना चले। डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? नो सर। वो तो नहीं होगा भाई। तो इट मीन्स जो भी आपने स्प्रे किया, जो भी मॉलिक्यूल्स थे, वो पूरे के पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो गए। ओके, तो वो मॉलिक्यूल्स ने एग्जैक्टली वो पूरा वॉल्यूम कर दिया, ऐसा कुछ हम समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा है the volume of the gas increases, work is done by the gas against intermolecular attraction, and so its potential energy also increases. इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है इंटरमोलिकुलर या तो इंटरनल एनर्जी। इट इज अ बेसिक सिंपल थिंग जो आप लोगों को भाई केमिस्ट्री से पता ही है। ओके, कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स हो, वैसे ये जो कुछ भी है हमें ज्यादातर किस्सों में गैस के बारे में ही पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहिए। इंटरनल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज ए फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन हमें काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन बताएगा। सपोज आपने गैस कंटेनर लिया, वहां पे नीचे हीट प्रोवाइड किया, तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। परफेक्ट, सिंपल सी बात है। ओके, अगर मान लो आपने प्रेशर कुकर लिया, बरोबर, मतलब मम्मी ने लिया, ओके, और उसके अंदर वो चावल वगैरह जो कुछ भी है, जो व्हाटएवर एक्स वाई जेड कुकिंग करने के लिए रखा, उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज वो डालती ही है। वो क्या? चाहे राइस बनाओ, खिचड़ी बनाओ, सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ, एक चीज तो डालनी ही पड़ती है। और वो क्या? पानी। पानी। नमक। पानी। हाँ, ओके, नमक दैट डिपेंड्स कि कोई राइस में डालता है, कोई नहीं डालता है। ओके, खिचड़ी वगैरह में तो नमक होता ही है। पर अगर मान लो समहाउ वो भूल भी गए, पर अगर पानी भूल गए तो क्या वो काम कर पाएगा? नो सर। नहीं सर, नहीं करो। बिकॉज प्रेशर कुकर का पर्पस ही यही है। वहां पे जो पानी होता है वो पानी का वेपर बनेगा, वो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और वो प्रेशर बढ़ जाने की वजह से क्या होता है? राइस कुक हो जाता है। नहीं, प्रेशर बढ़ जाने की सर वजह सीटी से बजती है। सीटी बजती है। हाँ, मम्मी कहती है ना 2 सीटी बजने के बाद ये कर देना, 3 सीटी के बाद ये कर देना, अगर वो कहीं इधर उधर है तो। ओके, तो अगर वो ऐसा कहते हैं देख लेना 3 सीटी बजे, तो अगर हम देखते रहे हाँ 3 बजी, 4 बजी, 5 बजी, 6 बजी, ऐसा नहीं भाई। 3 सीटी बजने के बाद वो अपना काम नहीं होता है, या तो अपने को ज्यादा पता नहीं होता, अगर पता हो तो अच्छी बात है। बट द पॉइंट इज व्हाट, जैसे ही वहां पे टेम्परेचर परफेक्ट हुआ या तो धीरे धीरे बढ़ता गया, वेपर फॉर्म हुआ, तो वहां पे हम ऐसा देखते हैं कि एक लेवल से ज्यादा प्रेशर अगर वहां बन जाए तो जैसे वो विसल बजता है, एंड व्हाट यू ऑब्जर्व इन द विस्लिंग एट स्टीम दैट, बाहर निकलता है। एग्जैक्टली, तो स्टीम वहां बाहर। पे बाहर निकल जाता है। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल आइडिया अबाउट इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बताया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ प्योरली काइनेटिक इन नेचर। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, तो जैसे हीट बढ़ेगा, अंदर के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर भागेंगे, और वही उसका इंटरनल एनर्जी है। वो डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। वैसे एक छोटा सा प्रश्न अगर पूछा जाए आपको, फिर से मौन रख। सो माय पॉइंट इज दैट, क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है हीट और हीट एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? बिकॉज हीट एनर्जी इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ए वर्क डन। सपोज मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखता हूँ। कप ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, रिपीट, कप ऑफ
हॉट टी एंड वाटर इन अ पॉन्ड, कहाँ पे हीट ज्यादा होगी और कहाँ पे हीट एनर्जी ज्यादा होगी और क्यों ऐसा होगा? चलो कोई आइडिया दे सकता है? आई होप यू हियर क्लियरली। ओके, चलो कौन कौन से दो एग्जांपल दिए इसने, रिपीट करेंगे? शायद से वाटर इन पॉन्ड और वाटर इन अ कप। एग्जांपल ऐसा दिया, कप ऑफ हॉट टी। ओके, एक कप है जिसके अंदर गर्म चाय है। दूसरा एग्जांपल है वाटर इन अ पॉन्ड। ओके, तालाब के अंदर पानी है। दो सिचुएशंस है। सो विच possess मोर हीट एंड विच possess मोर हीट एनर्जी? वाटर इन पॉन्ड में ज्यादा हीट है और हॉट टी में ज्यादा हीट एनर्जी है। ओके, चलो ये उसका मानना है। व्याख्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको दो एग्जांपल सुनाई दिए होंगे। यस सर। हाँ, पर तो सर एनी इनपुट? कप ऑफ टी में ज्यादा हीट होगा ना, क्योंकि उसमें वॉल्यूम कम है इसलिए। ओके, दैट इज योर पॉइंट। ठीक है, उसमें हीट ज्यादा है कि हीट एनर्जी? सॉरी, हीट सर। ओके, देन व्हाट अबाउट हीट एनर्जी? वो भी उसी में ज्यादा होगी कि वो वाटर इन अ पॉन्ड? नहीं, वो वाटर इन अ पॉन्ड में। ओके, देन व्हाट इज द रीजन व्हाई? चलो, उसके लिए आपको ऐसा चाहिए, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ओके, आपको ऐसा सोचना चाहिए, जिस केस के अंदर एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा हो, आई रिपीट, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा हो, वहां पे हीट ज्यादा होगी, और जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे वहां पे हीट एनर्जी ज्यादा होगी। तो कहां पे हीट एक्सचेंज हो रहा है? टाइम। ओके, नॉर्मल है, धीरे 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 ठंडा होने वाला है, तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस है, चाय के अंदर हीट ज्यादा है। एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ ज्यादा कुश्ती कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी उसका ज्यादा होगा वहां पे। ओके, तो वाटर इन ए पॉन्ड में हीट एनर्जी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे बताया हीट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो वेन एवर देर इज अ वर्ड हीट, तो याद रखने का टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, एंड इफ देर आर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे आएगा हीट एनर्जी। इज दैट क्लियर तो एवरीवन? एनर्जी किसमें ज्यादा है? water in a pond, more number of molecules that possess more energy. Got it? यस। तो इसकी नोट्स जो है वो आई थिंक हमने अवेलेबल करवा दिए हुए हैं, तो ये 1 to 4 तक के क्वेश्चंस आप एक बार लिख दीजिएगा। ओके, वो आपका होमवर्क रहेगा। ओके, बाकी रेगुलर लेक्चर में हम कुछ मिलते हैं अच्छे वाले नेटवर्क के साथ। ओके, चलो बाय बाय।